हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टूडियोज। माय नेम इज अपूर्वा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ का ये टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। हम लोग इन वीडियोस में जो अपकमिंग वीडियोस हैं और ये वीडियोस में डिस्कस करेंगे जो भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट पेपर 2 के, यानी कि लॉ के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकूं, प्लस जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या कुछ कोई पैटर्न है, स्पेसिफिक पैटर्न है, उन सबको कवर करने की हमने पूरी कोशिश की है इन वीडियोस में। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, द स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया है ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिल सके। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन वीडियोस को आपको एंड तक देखना होगा क्योंकि इसमें हम ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पैटर्न यूजीसी नेट फॉलो कर रहा है लॉ के लिए, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, आंसर को कैसे स्मार्टली आंसर करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी मैन हैज अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, ही हैज अ राइट टू प्रिजर्व हिज प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी लाइफ को, लिबर्टी को, ईच स्टेट को। तो ये बात किसने कही है? अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस यूजीसी नेट एक पैटर्न फॉलो करता है। वो जूरिस्ट के क्वेश्चंस बहुत पूछता है कि किस जूरिस्ट ने क्या कहा है, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग हो, या फिर वो उस स्कूल्स की बात कर रहा हो, या फिर पोजेशन की बात कर रहा हो, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हो। इन सब पे जूरिस्ट ने क्या कहा है बहुत पूछता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जूरिस्ट का एक लिस्ट बनाइए, उन्होंने क्या कहा है एक ही पेज पे एक ही जगह पे सब लिख लीजिए ताकि आपको इजी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि बेंथम ने ये कहा है स्कूल में, या बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंस का ये मीनिंग दिया है, तो हमने बेंथम का नाम लिख के उसका पूरा सब कुछ एक जगह लिख लिया, विच विल मेक इट इजियर कि आपको हर एक जूरिस्ट का कंटेंट एक बार में पता है, बुक्स के बारे में पता है, उन्हें क्या कहा पता है। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ लर्निंग इन जूरिस्प्रूडेंस। अब हम लोग इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। बेंथम, हेनरीमैन, लॉक, लस्की। इसका राइट आंसर होगा लॉक। आप आंसर्स को कमेंट भी कर सकते हैं या फिर अलग से सॉल्व कर सकते हैं। बाद में आप चाहे तो उसको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिख सकते हैं, वट एवर यू लाइक। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following is not included in a definition of law under Article 13 of Constitution of India? ये 2018 का क्वेश्चन है। सब में ईयर लिख के हैं, कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, which will make easier for you to understand कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कहाँ से उठाया है। आर्टिकल 13 की बात करें, देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी एक्ट का क्वेश्चन है वो नॉट पैटर्न में बहुत पूछता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपको उस टॉपिक को समझना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने स्टैटिकली पढ़ लिया या आर्टिकल 13 अच्छा ये कहता है, फिर हमें याद ही नहीं आया, नॉट पूछ लिया, अरे यार ये डायरेक्ट बात है तो लिखी ही नहीं है, आर्टिकल 13 में ऐसे थोड़ा ना लिखा है, ये तो आ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। लेजिस्लेशन, कस्टम, यू जस्ट हैविंग नो फोर्स ऑफ लॉ, ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में लेजिस्लेशन भी आता है, कस्टम्स भी आता है, ऑर्डिनेंस भी आता है। तो क्या नहीं आता है? यू जस्ट हैविंग नो फोर्स ऑफ लॉ। दिस इज द राइट आंसर। Which of the following article of the Constitution used the term martial law? इनमें से कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के मार्शल लॉ टर्म यूज हुआ है? यहाँ पे मार्शल लॉ टर्म यूज होने की बात कर रहा है, ना कि उसकी डेफिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ के समझना भी पड़ेगा। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पहले ये आर्टिकल्स बात क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी हम स्मार्टली आंसर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन, आई व्हाट आई थिंक फ्रॉम दिस साइड कि आप लोगों ने पढ़ा तो है, आप जब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एलएलएम में, एलएलबी में आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से तो पढ़ा ही होगा, एटलीस्ट पढ़ा तो होगा ही। मार्शल लॉ थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है कि अचानक से पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्मार्ट आंसर कर सकते हैं। अगर लॉ के बच्चों को याद हो तो आर्टिकल 352 जो है वो इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन की बात करता है। ठीक है, वो इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 353 इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के इफेक्ट्स की बात करता है। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल्स तो हमारे नहीं होंगे, ये दोनों के क्रॉस। अब आता है आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34। आर्टिकल 33 बात की जाए तो बात करता है, अगर आपको याद है तो, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट ऑफ फोर्सेस की। ठीक है, उसकी बात करता है, यानी कि पार्लियामेंट की कुछ पावर की बात करता है। तो बच ये तो हमारा नहीं होगा। तो क्या बच रहा है? आर्टिकल 34, यानी कि आर्टिकल 34 इज द
राइट आंसर। अब इसमें से आपको अगर आर्टिकल 33 क्या कहता है नहीं याद है, तो फॉर दिस यू कैन गिव अ गेस, बिकॉज यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो विच इज वेरी इजी कि आप गेस कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कोई भी आर्टिकल है जो टफ है आपको गेस भी करना पड़े। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट इज अपॉइंटेड बाय। यूएन का जो कमिश्नर है ह्यूमन राइट के लिए वो कौन अपॉइंट करता है? आई ये इंटरनेशनल लॉ आईएल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आईएल फॉलो कर, मतलब यूजीसी नेट आईएल के लिए फॉलो करता है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल, ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका राइट आंसर होगा सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, आंसर नंबर 3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डज नॉट, फिर से ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है हम लोग मिस कर जाते हैं फटाक से, पर विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डज डील विद, ऐसे करके पढ़ लेते हैं, पर नहीं, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नॉट क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है यूजीसी नेट। नॉट डील विद द नीड ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा केस है जिसके जजमेंट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की इनेक्टमेंट की नीड के बारे में बात नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा, सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जॉन वेलमिंटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा, ठीक है। इसी केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड के इनेक्टमेंट के ऊपर बात नहीं, डील नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following the chronological order starting from earlier to the later years। देखिए ये chronological का पैटर्न बहुत फॉलो करता है यूजीसी नेट। इसमें आपके केस लॉ को भी chronological ऑर्डर में करने के लिए बोल देगा, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के, हिंदू लॉ के, आई थिंक किसी के भी पूछ सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत पूछता है। क्रोनोलॉजिकल सीरीज में आप ऐसा कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉ, मतलब जो भी आपके लीडिंग केस लॉज है, प्लस जो लेटेस्ट केस लॉज आए हैं, कोई लेटेस्ट टॉपिक है उसके कुछ सीरीज में केस लॉज आए हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपका ये 377 का है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसके रिगार्डिंग जो जो भी जितने भी आए हैं केस लॉ, आप उनकी सारी सीरीज याद कर लीजिए, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको अरेंज करना है इन एक्ट्स को, कौन से में कौन सा आएगा, और यहाँ पे आप स्मार्ट आंसर कर सकते हैं, बिकॉज हमें सारे ईयर पता हो जरूरी नहीं है, बट आपने एज इन यूजीसी नेट में आईपीआर आता है, तो ये आईपीआर का ही क्वेश्चन है, तो आपको इतने ईयर्स तो पता ही होंगे, जो मुझे लगता है अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है तो, या अच्छी भी चल रही है तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फिलहाल स्मार्ट आंसर के लिए। हम इसमें देखें तो द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स वाला जो एक्ट है वो सबसे लेटेस्ट एक्ट है, तो यानी कि ये जो एक्ट होगा वो हमारा सबसे आखिरी में आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा लास्ट में है, यानी कि फर्स्ट या फिर थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में हम समझ लेते हैं कि कॉपीराइट या डिजाइन वाला आगे पीछे होना चाहिए। तो जो कॉपीराइट है वो पुराना एक्ट है, डिजाइन जो है वो नया है, यानी कि डी पहले आएगा सी बाद में, डी पहले सी बाद में, यहाँ पे आ रहा है थर्ड, यानी कि थर्ड आंसर इज द राइट आंसर, ये हमने गेस कर लिया। बट यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ट्रेडमार्क एक्ट आया था 1999 में, पेटेंट एक्ट आया था 1970 में, डिजाइन एक्ट आया था 2000 में, ठीक है, और हमारा कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में, और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट आया था हमारा 2001 में। Coming to the next question, National Commission for Backward Classes has been created through which amendment to the Constitution of India? यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है कौन से अमेंडमेंट से आया। अमेंडमेंट से सारे लेटेस्ट हैं, आप लोग को ये सारे पता होने चाहिए। तो सबसे पहले वाला अमेंडमेंट की बात करते हैं। 100 अमेंडमेंट में क्या है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में। किसके बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, ये बांग्लादेश और इंडिया की टेरिटरी की लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। 101 बात करता है जीएसटी की, 103 बात करता है ईडब्ल्यूएस की। अब हमारा बचता है सेकंड जो कि राइट आंसर है, वो बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। Next question, which of the following judgment do not deal with the matter of live-in relationship? फिर से नॉट का क्वेश्चन है, नॉट देखिए 2021-2018 में रिपीटेडली पूछा गया है, अभी भी पूछा गया है लेटेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट, कौन सा इसमें से लिविंग रिलेशनशिप के मैटर के बारे में डील नहीं करता है? इंदिरा शर्मा वर्सेस केवी शर्मा, शारदा वर्सेस धर्मपाल,
एस खुशबू वर्सेस कनीलम्मा, मुनिया वर्सेस चनमुनिया कुमार सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा शारदा वर्सेस धर्मपाल, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है बट कभी कभी इनकरेक्ट भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान देना है कि कौन सा पूछ रहा है। इनकरेक्ट भी पूछता है, करेक्ट भी पूछता है, इस टाइप का पैटर्न भी पूछता है। द प्रियम्बल कंटेन इन नटशेल आइडिया एंड एस्पिरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम सही है। द प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, भाई ये भी सही है। द preamble to the Constitution of India is solemnly resolved to secure to its citizen justice and equity. नहीं, ये क्या क्या करता है मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। The preamble is not the part of the Constitution. Absolutely wrong. कौन से केस में ये कहा गया था कि preamble is the part of the Constitution? कमेंट कीजिए फटाक से। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, आई विल रिप्लाई फॉर दिस। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑब्वियसली ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन डेफिनेशंस की बात कर रहा है, लिस्ट टू आईपीसी के सेक्शंस की बात कर रहा है। यहाँ पे आप सारे डेफिनेशंस देख लीजिए, किन किन की बात कर रहा है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, एक्ट कॉजिंग स्लाइटली। यहाँ पे बड़ा मजा आता है मुझे इन क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें आपको अगर एक भी सेक्शन पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर एटलीस्ट आपको दो सेक्शंस भी पता है तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सारे सेक्शन पता होना जरूरी नहीं है, बहुत रेयर फंसता है कि आपको सारे सेक्शंस पता होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमारा सेक्शन 73 में, यानी कि ए का हो गया हमारा 3, तो ए का 3 बस एक ही जगह पे है, यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। सी हाउ इज इट वाज, कितना जल्दी हो गया। देखिए, सबको मैथ सबको करने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड टाइम ऑफ 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको पेपर 1 भी सॉल्व करना है, पेपर 2 भी सॉल्व करना है। ऑल्दो उसमें लिखा होता है कि पेपर 1 के लिए 1 आवर, उसके लिए 2 आवर, पर टाइम जो चलता है वो एक साथ चलता है 3 आवर्स का। तो आपके पास यही 3 आवर्स है, आपको दोनों पेपर सॉल्व करने हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट, इसलिए आपको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया इसमें ए। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछे जाते हैं। पहला देखिए असर्शन क्या है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द हाउ ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकदम सही है ये स्टेटमेंट राइट है, मैं बात कर रही हूँ। द रीजन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी, ये बात तो सही है बट ये इसका रीजन नहीं लग रहा है। इस ऊपर वाले असर्शन का रीजन ये नहीं लग रहा है, यानी कि बोथ ए एंड आर द राइट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now, next question. Every offense punishable under Section 147 of Negotiable Instrument Act 1880. Negotiable Instrument Act का Section 147 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है फिर से, इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि 147 में जो ऑफेंसेस बताए गए हैं पनिशेबल है, वो क्या कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, या कॉग्निजेंस है, या दोनों ही है। वो ऑफेंसेस हैं कंपाउंडेबल। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। Next question. X, a servant, finds a bag at the basement of the shop. He hands it over to Y, the owner of the shop, who asks him to place it in the almirah. Now the bag is in the possession of, क्या कह रहा है। X एक सर्वेंट है जिसको एक बैग मिलता है बेसमेंट में। ठीक है, शॉप की एक बेसमेंट है, उससे उसमें वहां पे एक बैग मिलता है। वो क्या करता है, वो बैग को बाई को दे देता है। वाई कौन है, उस शॉप का ओनर, वो शॉप का ओनर है। ठीक है, वो क्या करता है, उस बैग को लेता है बाई और अलमारी में रख देता है। नाउ द पॉइंट इज, बैग को किसकी पोजेशन में माना जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, क्या वो एक्स की पोजेशन में है क्योंकि वो फाइंडर है, वो वाई की पोजेशन में है क्योंकि वो ओनर है उस शॉप का, वो वाई की पोजेशन में है बिकॉज इन हिम देयर वाज अ कॉर्पस एंड एनिमस, क्योंकि वहां पे कॉर्पस और एनिमस था। वो एक्स की पोजीशन है बिकॉज ही केप्ट इट इन द अलमेरा। तो इसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बाई, क्योंकि वहां पे कॉर्पस और एनिमस था। कॉर्पस और एनिमस क्या होता है, क्या मुझे कमेंट करेंगे या फिर मैं इसको बताऊं। आप मुझे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम का ये आपका होमवर्क है, बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डेफिनेटली डिस्कस व्हाट इज कॉर्पस एंड एनिमस। तो राइट आंसर इज ए, सी। Now coming to the next assertion and reason, no person except the father or mother or guardian of the Hindu child has a capacity to give her such a child in adoption. नो पर्सन, किनके अलावा, फादर मदर और गार्जियन के अलावा हिंदू चाइल्ड को कोई भी अडॉप्शन में नहीं दे सकता है। एकदम राइट है, सही है। रीजन है, नो री अडॉप्शन में टेक प्लेस
अंडर हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस कोई रियर ऑप्शन नहीं होता है। हाँ ये भी सही है, रियर ऑप्शन नहीं होता है। तो आपके यहाँ पे पूछ रहा है कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है आर रॉन्ग है, आर सही है ए गलत है, ये पूछ रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर इज फर्स्ट, बोथ ए एंड आर द राइट ऑप्शंस। Under the Indian Contract Act 1872, which of the following does not fall in the meaning of fraud? इसमें फिर से देखिए नॉट पूछ लिया है, कौन सा फ्रॉड की मीनिंग में नहीं आता है, ठीक है ये पूछ रहा है। Active concealment of a fact, suggestion as a fact of what which is not true by one who does not believe it to be true, positive assertion of unwanted statement, ठीक है unwarranted statement सॉरी, a promise made without any intention of performing it। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव assertion of unwarranted statement, ठीक है इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ये फ्रॉड की मीनिंग में नहीं आता, बाकी सब आते हैं। Which of the following is not the school of Muslim law? See again not the pattern. See 18 में पूछा गया, 19 से पूछा गया, 21 में this is not is very popular. You need to clear your concept. Very important. नॉट का पूछ रहा है कि स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ में कौन से नहीं है, हनाफी, मालिकी, हनाबली, जैद। जायदा इज द राइट आंसर बिकॉज जायदा इज नॉट द स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। Which section of IPC deal with the solitary confinement? अभी पीछे पड़ा, कभी कभी अच्छा ये भी होता है कि हमने जो क्वेश्चन अभी किया हो सॉल्व, उससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में हो, तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। दिस इज अ पॉइंट, की पॉइंट, नीड टू बी वेरी एक्टिव व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। अगर उस क्वेश्चन से लिंक्ड भी कभी कभी आंसर भी छुपे होते हैं, किसी और क्वेश्चन में छुपा होगा, उस क्वेश्चन में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी में देख लीजिए, अगर ये एक ही सीरीज में आया होता, एक ही ईयर में आया होता, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्वेश्चन हमें यहाँ से आंसर मिल जाता। नॉट सेकेंड थिंग, आप समझ गए होंगे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज बीन आस्क्ड बैक टू बैक। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 73। एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका पनिशमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है कौन से सेक्शन में दिया है ये पढ़ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following statements are correct? Theft is defined under section 378 IPC, सही बात है, as a dishonest removal of movable property out of the possession of any person without his consent. एकदम सही है, I agree to this. A is the right answer. Now, B, in the offense of extortion, punishment is up to 3 years under section 384 IPC. ये भी सही है। The offense of the robbery is defined under section 391 ऑफ आईपीसी। नहीं भाई ये तो नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड है, कहाँ डिफाइंड है ये, फटाफट कमेंट कर दो मेरे को। डकैती इज द रॉबरी कमिटेड बाय 5 or more पर्सन, ये भी सही है। द पनिशमेंट ऑफ डकैती इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 392 आईपीसी, चूज द करेक्ट आंसर फॉलोइंग बिलो। नो दिस इज रॉन्ग, आईपीसी का पनिशमेंट यहाँ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए उसका राइट आंसर हो गया हमारा ए, बी एंड डी, यानी कि सेकेंड इज द राइट आंसर। Next question, which of the following doctrine is called as doctrine of non-recognition? इसमें से कौन सा doctrine है उसको non-recognition कहते हैं? Estrada doctrine, Halstein doctrine, Franco doctrine, Stimson doctrine। तो इसका right answer हो जाएगा Stimson doctrine। Next question, the doctrine res ipsa liquidator was applied by the Supreme Court in रेस इप्सा लिक्विडेटर का जो कंसेप्ट था, डॉक्ट्रिन था, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से कौन से केस में अप्लाई किया? सी वेरी रिसेंट 2022 का ही क्वेश्चन है ये। अल्का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आशाराम वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सौभाग्यवंती, रसबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नाउ व्हाट विल द राइट आंसर? राइट आंसर इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सौभाग्यवंती। सो यहीं पे हमारा सेशन जो है वो खत्म होता है। आज का ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। हम और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में आपसे दोबारा मिलेंगे। प्लीज बी ऑन आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडियोज को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हैं, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड मेक श्योर टू कमेंट कि आपको ये और ऐसी सीरीज चाहिए कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।